नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ दुबे। आज का मेरा ये वीडियो उन लोगों का जवाब है जो लोग हर बात के लिए ब्राह्मणों को दोषी ठहराते हैं। ये वीडियो उन घटिया राजनीति करने वालों के लिए भी है जिन्हें समाज में किसी में भी दोष नहीं दिखता है सिवाय ब्राह्मणों के। बात 1829 की है। 1829 में 1829 अंग्रेजों का शासन था और लखनऊ के नवाब थे। लखनऊ में शासन था नवाब नासिर उद्दीन हैदर का। नवाब नासिरुद्दीन हैदर का एक दरोगा था। हुआ यूं कि उस दरोगा को पेशावर में एक बहुत बड़ी घोड़ों की मंडी लगती थी उस जमाने में। घोड़े खरीदने के लिए नवाब ने अपने दरोगा को, जो कि घोड़ों का अच्छा जानकार था, उसे पेशावर भेजा। पेशावर से जब वो दरोगा वापस आ रहा था तो दिल्ली होते हुए, रामपुर मुरादाबाद होते हुए उसे पुनः लखनऊ वापस जाना था। पर रामपुर के पास कुछ ऐसा हुआ कि वो दरोगा गायब हो गया। किसी को कुछ पता नहीं चला। महीनों की जद्दोजहद नवाब ने करी। बहुत खास और बहुत समझदार और बहुत ही उपयोगी व्यक्ति था वो नवाब के लिए। नवाब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बिलबिला गए। लगातार खोजबीन और ढूंढ करवाई गई, डुग्गियाँ जगह जगह पिटवाई गई, पर कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद परेशान होकर के नवाब ने बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेट्रिक से मदद मांगी। लॉर्ड विलियम बेट्रिक ने पूरे प्रकरण को समझा। उसके बाद अपने तेज तर्राक ऑफिसर विलियम हेनरी स्लीमैन को इस काम में लगाया कि किसी भी तरीके से जो पेशावर से दरोगा वापस आ रहा था उसका हर हालत में पता लगाएं, उसकी खोजबीन करें। यह घटना है 1930 की। 1929 में वो दरोगा गायब हुआ। 1930 में नवाब ने गवर्नर से संपर्क किया और उसके बाद 1930 से खोजबीन शुरू हुई। विलियम हेनरी स्लीमैन, जो कि मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि विलियम हेनरी स्लीमैन के विषय में मैंने बहुत अध्ययन किया है, बहुत पढ़ा है। अगर पूरे अंग्रेजी राज में मैं किसी अधिकारी की इज्जत करता हूं और उसके कामों की इज्जत करता हूं तो एक लौता व्यक्ति पूरे उपनिवेशिक काल में रहा है विलियम हेनरी स्लीमैन। बहुत गजब की प्रतिभा का धनी व्यक्ति था ये। खैर, आगे बढ़ते हैं। विलियम हेनरी स्लीमैन ने अपनी खोजबीन शुरू की, पता लगाया, पेशावर तक भी गए, कहीं कुछ पता नहीं लग पा रहा था और वो भी परेशान हो गए। आदमी कहाँ चला गया, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, पता नहीं चल पा रहा था। उनको ये पता चला कि अफ्रीका में कुछ ट्राइब्स हैं जो जमीन के अंदर यदि कुछ है या कुछ खो गया है तो उसको अपने तरीके से वो खोज ढूंढ के निकाल लेते हैं। अफ्रीका में भी अंग्रेजों का उपनिवेश था तो वहां से उन ट्राइब्स के बहुत सारे लोगों को बुलाया गया। पहले कुछ लोग आए, आज वो गुजरात में बसे हुए हैं। वो लोग, उनके वंशज जो हैं गुजरात में रहते हैं, अफ्रीकी मूल के हैं। वो देखने में भी बिल्कुल वैसे ही हैं क्योंकि अंग्रेज उस समय लेके आए थे उन्हें। तो विलियम हेनरी स्लीमैन ने उन कुछ अफ्रीकी लोगों के साथ खोजबीन शुरू की। रामपुर में एक जगह उस दरोगा की लाश गड़ी मिली। उन्होंने खोज निकाला। अब साहब उसको किसने मारा, कैसे मारा, क्या हुआ, पता लगाते 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 पता यह चला कि पेशावर से ही इसका कुछ ठगों ने पीछा कर लिया था। रामपुर तक उन्हें, क्योंकि वो दरोगा था तो उसके पास रिवाल्वर भी थी। उस जमाने में जो तमंचा होता था वो था, तलवार थी, कटार थी, पूरा सुसज्जित रहता था। वो कभी हथियारों को अपने से अलग नहीं करता था। तो पेशावर से ही उसका पीछा इन ठगों ने कर लिया था। पर चूंकि हथियार बंद था तो, और दरोगा पहलवान भी था, तो हिम्मत नहीं हुई उससे सीधे हथियारों के साथ भिड़ने की। तो रामपुर के पास एक नदी पड़ती है, वहां पहली बार इन ठगों को मौका मिला। ठगों ने प्रपंच क्या बनाया कि एक साथी को उन्होंने मरा हुआ लिटा दिया। जुमे का दिन था, शुक्रवार का दिन था। उसी दिन दरोगा ने अपने हथियारों को, जो दिन रात वो अपने साथ रखता था, अलग किया। और जो उसके साथ लोग थे वो काफी पीछे छूट गए थे। पहली बार ऐसा हुआ था। वो नदी में गया, उसने जो भी ये लोग रिचुअल करते हैं जैसे वजू वगैरह, तो उसने वजू वगैरह किया नदी में और उसके बाद वो नमाज वमाज पढ़ी और काफ़ी उसने हथियार अपने अलग कर दिए थे। उस नमाज पढ़ने के दौरान में वो घोड़ा उसका अलग बंधा हुआ था। इन्होंने उसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर वो नदी से नमाज पढ़ के और वजू करके आगे अपने कैंप की तरफ जाने वाला था, उसी रास्ते पर इन लोगों ने अपने एक साथी को मरा हुआ बता दिया और उन्होंने, हम जो है खजाना ले जाने वाले लोग हैं और हैदराबाद के निज़ाम के जो है हम सेवक हैं, सिपाही हैं, और कश्मीर कुछ पैसे पहुंचाने गए थे, रास्ते में वापस आ रहे थे तो हमारा ये बंदा मर गया। अब हम लोग कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, तो इसका नमाज जनाजा पढ़ना है जी। गड्ढा वगैरह पहले से खोद करके उन लोगों ने तैयार कर रखा था। अब उस दरोगा ने नमाज जनाजा पढ़ा और जैसे ही वो पढ़ने के लिए झुका तो एक रेशमी रुमाल में, जिसमें दोनों तरफ चांदी का मोटा सा बड़ा सा सिक्का बांध रखा था उन लोगों ने, उसके गले में फंदा डाल के उसकी हत्या कर दी। हथियार उसके पास थे नहीं, रिटेलिएट वो कर नहीं पाया। उन पांचों ने जो है, चारों ने, पांचवा तो मरा हुआ पड़ा था, वो नाटक कर रहा था,
तो उसको अपने प्रभाव में ले लिया, उसको झांसे में ले करके उसकी हत्या करके वहीं गाड़ दिया। उसका जितना भी सामान, पैसा, घोड़ा, हथियार, वो सब लूट करके चले गए। अब ठगों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, कि ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं। विलियम हेनरी स्लीमैन ने पता लगाया कि लाखों की तादाद में इन लोगों ने हत्या करी है और 5 गिरोह बड़ी तादाद में सक्रिय हैं, जिसमें बहुत सारी ट्राइब्स जातियां हैं। पूरी रिपोर्ट बनाई गई, ठगों का उन्मूलन किया गया, रिपोर्ट बना करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपी गई। तब तक गवर्नर जनरल वायसराय हो चुका था। पहले गवर्नर जनरल का ही पद था, 56 के बाद, 1856 के बाद यह पद वायसराय में तब्दील हो चुका था। वायसराय के पास रिपोर्ट थी। 1857 की क्रांति हुई, गदर हुआ, और जिस तरीके से इन ट्राइब्स का भी उसमें योगदान था, तो अंग्रेजों ने वहां से भूमिका बनाना शुरू किया 1857 के बाद से 58-59 में, कि ट्राइब्स को अलग अलग जातियों में बांटना शुरू किया, ताकि ये एक होकर के कभी ऐसे अपराध न कर सके। बहुत सारी ऐसी जातियां थी जो निरंतर अपराध में संलिप्त थी और लाखों की तादाद में हत्या कर चुकी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जानने का कि वह जातियां कौन सी थी, और पहली बार अंग्रेजों ने ही अछूत शब्द उसमें डाला था। समाज में जो अपराध करने वाली जातियां थीं, उसके बाद इन्होंने एक जातीय संगठित जातीय अपराध अधिनियम बनाया 1871। उसमें जो जातियां थीं वो जानना अत्यंत आवश्यक है। जिन जातियों को आदतन अपराधी माना अंग्रेजों ने और सामूहिक अपराधी माना, वे जातियां थीं खाना बदोश और घुमंतू समुदाय से थे बंजारा, सांसी, कंजर, नट, बावरिया, बेरिया, पासी और बोरिया। आदिवासी वनवासी समुदाय से थे मीणा, मीणामेव, भील, मुसहर, हरिया, गरसिया, खारवार और डोम। ये अंग्रेजों ने पूरी तरीके से इसको वर्गीकृत किया था। उसके बाद कृषक और पारंपरिक कारीगर जातियां, उसमें गुज्जर, लोधी यानी लोध, पासी, केवट, मल्लाह, निषाद और खटिक। अन्य जातियां पारधी, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पारधी जाति होती है। कोली, महाराष्ट्र की कोली जाति। रामोसी, महाराष्ट्र की रामोसी जाति। क्लाइगर, कोरावर, मद्रास प्रेसिडेंसी। मेव व मेवाती, भमपता। इतनी जातियों को, और इस चीज का सबसे ज्यादा और इस एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध उस समय ब्राह्मण जजों ने किया था, क्योंकि बार बार ये आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणों में अंग्रेजों ने कहा था कि न्यायिक चरित्र नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि न्यायिक चरित्र होता तो जो ब्राह्मण जज थे उस समय वो अंग्रेजों का साथ देते, तो अंग्रेज कहते कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र होता है। परंतु इस एक्ट के विरोध में और जातियों में बांटने का जो विरोध उस समय के ब्राह्मण जजों ने किया था, इस वजह से अंग्रेजों ने ब्राह्मण जजों पर आरोप लगाया था कि इनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता। कितना झूठ परोसते हैं ये वामपंथी। ये दस्तावेज है, इसे आप नकार नहीं सकते। ये 10,000 जगह पर नोट है, अंग्रेजों के इतिहास में नोट है, 200 साल के उपनिवेशिक काल में नोट है, गूगल पर पड़ा है, कोई भी इस सच को समझ सकता है, जान सकता है। ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, ये आरोप लगाए जा रहे थे। जबकि असली मुद्दा यह था कि इसी चीज का, इसी एक्ट का विरोध और भारतीयों के साथ किए जा रहे इस वर्गीकरण का विरोध किया गया था। दलित शब्द अंग्रेजों ने, जो अछूत शब्द अंग्रेजों ने जोड़ा, 4000 जातियों में अंग्रेजों ने बांटा। दोषी आज ब्राह्मण है इनकी नजरों में। विशेषता यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पूरा प्रकरण है जातियों को अपराधी घोषित करने का, जातियों को वर्गीकृत करने का, ये पूरा दर्ज है इतिहास में, इसे मिटाया नहीं जा सकता। जो वामपंथी इतिहासकार हैं या जो बाकी इतिहासकार हैं वो कभी आपको ये चीजें नहीं बताएंगे। गजब तो साहब तब करा अंग्रेजों ने जब लोहार में 8 तरह के लोहार बनाए, कुम्हार में 6 तरीके के कुम्हार बनाए। इसी तरीके से उन्होंने एक एक जाति को कई कई खंडों में विभक्त करा और करीब करीब 4-4,500 जातियां बना दी। और ये भाव कहीं लालच देके, कहीं पैसे देके, कहीं पद दे करके ये पैदा किया गया कि ये ऊंचा वो नीचा, ये छोटा वो बड़ा, शास्त्रों तक को मैनिपुलेट किया गया है। ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि अंग्रेज व्यापार के उद्देश्य से 14वीं शताब्दी में भारत में आ गए थे, उनकी एंट्री हो गई थी। 150 साल उन्होंने यहाँ के वेद शास्त्र और तमाम चीजों का अध्ययन यहाँ भाषा सीख करके किया। पर शासन उन्होंने मुगलों के बाद स्थापित किया। 1526 में मुगल आए हैं, मुगलों से बहुत पहले अंग्रेज आ गए थे, परंतु शासन वो इस्टेब्लिश नहीं किया था। उन्होंने पहले संस्कृति का अध्ययन किया, क्योंकि वो अमेरिका का उपनिवेश हार चुके थे। उन्हें यह पता था कि उन्होंने अमेरिका को क्यों हारा और क्या गलतियां अमेरिका में की हैं और उन्हें इंडिया में क्या करना है।
कैसे इंडिया में जातियों में तोड़ना है, जो कि वो अमेरिका में नहीं कर पाए थे और उनका विरोध इसी बात को लेकर के वहां हुआ और उन्हें उपनिवेश छोड़ना पड़ा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो वहां का आखिरी वायसराय था, यहां का तीसरा वायसराय बना। 2 साल अमेरिका हारने का उस पर मुकदमा भी चला ब्रिटेन में। जितना भी शास्त्रों में घालमेल किया गया, शास्त्रों में गलत बातें लिखी गई, भड़काने वाली बातें लिखी गई, यहां तक कि मनुस्मृति में भी आप देखिए कि मनुस्मृति के जो शुरुआती दौर के जो श्लोक हैं, जो ओरिजिनल श्लोक हैं, उनकी शैली और जो बाद में उसको मैनिपुलेट करके और बहुत गलत चीजें जो उसमें जोड़ी गई, जातिवाद को लेकर के, जातिगत चीजों को जो जोड़ा गया, उनकी शैली बिल्कुल अलग है। समझ में आता है, कोई संस्कृत का जानकार व्यक्ति अगर उसे देखेगा तो साफ बता देगा कि ये इसको लिखने का काल अलग है और इसको लिखने का काल अलग है, अगर बारीकी से उसका अध्ययन करा जाए तो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझने के लिए। जो लोग जातियों में बांट रहे हैं और जो लोग भी इन तथ्यों को छुपा रहे हैं, वो सबसे बड़े दोस्ती वही हैं। समाज को बांटने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आपके विचार हैं। धन्यवाद।